प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ी अदालत ने मानकों में बदलाव से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए, आधार का समर्थन करने वाले आंकड़े होने चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार समीक्षा की अवधि तय करे। तो आपको बता दें, बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि नजरें इसी बात पर थी कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। और बड़ी खबर इस लिहाज से, प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सबसे बड़ी अदालत ने मानकों में बदलाव से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था कि एक बहुत फासला दोनों के बीच में हो गया है और इसलिए कुछ क्या बदलाव कर सकते हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि अभी इससे इनकार है। कोर्ट ने यह भी कहा प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए, आधार का समर्थन करने वाले आंकड़े होने चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार समीक्षा की अवधि तय करे, ये निर्देश भी सरकार को कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। तो समय समय पर समीक्षा हो, केंद्र इसकी अवधि भी तय करे। तो आरक्षण के लिए आंकड़ों का होना जरूरी है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो एक बड़ा फैसला एक तरीके से कह सकते हैं। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और यह कहा कि मानकों में बदलाव से फिलहाल इनकार है। कोर्ट ने यह कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए, आधार का समर्थन करने वाले आंकड़े होने चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। अवधि तय करने के लिए भी यहां पर सरकार को कहा गया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में बताइए, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है इस आरक्षण मसले को लेकर? कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि इससे पहले 2006 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो आरक्षण के पैमाने तय किए थे उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकारों को समय समय पे ये रिव्यू करना पड़ेगा कि जिन पदों पर आरक्षण की बात की जा रही है उनमें SC/ST वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। इसके साथ ही मात्रात्मक यानी उसके मिकदार कितने, उसके प्रोपोर्शनेट कितना है, इस पर भी सर्वेक्षण करना पड़ेगा और ये तय अवधि तय करनी पड़ेगी कि कितने साल बाद ये सर्वेक्षण होगा और उसके आधार पर ही प्रमोशन में आरक्षण मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही और आ रही है, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी के निलंबित 12 विधायकों को बड़ी राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के इन 12 विधायकों का सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। हंगामे के चलते सदन से अनिश्चितकाल के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों का निलंबन इसी के साथ साथ रद्द कर दिया है। अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर रेल भर्ती में धांधली के आरोपों पर बिहार के कई शहर इस वक्त आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। पटना से लेकर आरा, वैशाली, सहरसा तक में बिहार बंद के दौरान छात्र सड़क पर आ चुके हैं। आगजनी और रास्ता रोककर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हालांकि रेलवे ने जांच कमेटी गठित कर दी, लेकिन छात्र बेकाबू हैं। बिहार में विपक्षी दल छात्रों के साथ हैं और यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ज्यादातर जो तस्वीरें सुबह से प्रदर्शन के सामने आ रही हैं, उसमें छात्र कुछ कम दिख रहे हैं। आज राजनीतिक दल ज्यादा दिख रहे हैं। कई कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के सड़कों पर मौजूद हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, सुबह से अब तक जितनी तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और छात्र यहीं पर थमने नहीं वाले, चाहे कोई भी अपील कर ले। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है राजनीतिक हो चुका है और इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और यहीं पर आमतौर पर जब भी कभी बंद होता है तो यहीं पर सब आते हैं, जुटते हैं। और अभी आप देख लीजिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देख लीजिए, यहाँ पर छात्र नहीं बल्कि ये पप्पू यादव की पार्टी के लोग जो हैं जिन्होंने चारों तरफ से इस डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया है। चारों तरफ देखिए आप, जन अधिकार पार्टी के लोग वो यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं और बैनर पोस्टर के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और इस डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया है। और छात्र आपको इसमें कहीं नजर नहीं आएंगे। देखिए सारे जो लोग हैं ये तमाम लोग नेता हैं जन अधिकार पार्टी के। बात करते हैं प्रेमचंद सिंह से। हित की बात न करे। प्रेमचंद जी, ये बताइए, आप छात्र हैं क्या?
निश्चित तौर पर मैं छात्र राजनीति से मैं पैदा लिया राजनीतिक दल के कज करता हूं और ठीक है, यह तो लड़ाई सिर्फ आपके छात्रों पास, क्योंकि ये की दरअसल मामला जरूर है। सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें राजनीतिक दल भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छात्रों का रण बिहार बंद का आह्वान आज छात्रों की ओर से किया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना चेहरा पेश करेगी। यूं तो कांग्रेस सीएम या पीएम उम्मीदवार घोषित करके कोई चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही वर्चस्व की जंग को देखते हुए राहुल गांधी ने कल कहा कि वो जल्द सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। पंजाब की चुनाव जंग में सिद्धू के खिलाफ अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अमृतसर से ताल ठोक दी है। मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट के आरोप हैं, कांग्रेस से लेकर काफी हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने मजीठिया के खिलाफ कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया। सिद्धू ने मजीठिया को पानी पी पी कर कोसा। 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्होंने। मजीठिया के नाम पर बादलों को घेरा। कमजोर मुख्यमंत्री ताथा तैया करता रहा और बीजेपी के हाथों नाचता रहा। ड्रग्स के धंधे में मिली भगत का आरोप मढ़ा। ड्रग्स दे उत्ते माइनिंग का कनेक्शन लिखा, ਇਹਦਾ नाम लिखा। अब सिद्धू के सारे आरोपों का जवाब मजीठिया खुद चुनावी मैदान से देंगे, वो भी आमने सामने। कभी गिरफ्तारी की तलवार तो कभी फरार जैसे आरोपों का सामना कर रहे विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अचानक पैंतरा बदला और सीधे सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हो गए। मजीठिया वैसे तो मजीठा सीट से विधायक हैं, लेकिन कल पार्टी ने उन्हें मजीठा के साथ साथ अमृतसर पूर्वी सीट से भी उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार खत्म करने के लिए वो उसका इतना हंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। जो इंसान में मैं आ जाए उसको मालूम चलेगा कि पंजाब की जनता उसको पसंद नहीं। मेरी बात समझोगे, और जहां तक मेरा अपना तजर्बा है, नवजोत सिद्धू का और विक्रम का जो परसेप्शन है आपको भी सबको पता है और हमें भी सबको पता है। जब ऐसी हवा चलेगी तो मेरा ख्याल है कि नवजोत अकेला ही नहीं, उसके साथ और 2-3 सीटों को हमें फायदा। ड्रग्स केस में मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को मजीठिया की गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगा रखी थी। कि ये कानून दी धज्जियां क्यों उड़ाइयां जा रही, ऑनरेबल कोर्ट का कंटेम्प्ट क्यों किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मजीठिया इलेक्शन ना लड़ सके, मजीठिया प्रचार ना कर सके। अज 20 तरीक का ड्रामा चल रहा है। ये सारे प्रचार ते भज्जे फिरते हल करते ते मैनू
10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, कोर्ट ही नहीं लगी। मजीठिया वो नेता हैं जिनके नाम पर पंजाब में तरह तरह के किस्से गढ़े हुए हैं। बादल सरकार में उनके मंत्री रहने के दौरान उड़ता पंजाब वाली तस्वीर के सबसे बड़े कलाकार वही बताए जाते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद 5 सालों तक इन आरोपों पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब ऐन चुनावी वक्त पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है तो मजीठिया उल्टे जांच करने वालों को ही घेरे में ले रहे हैं। मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा, दिस was all in the notice of CM चन्नी एंड होम मिनिस्टर रंधावा। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। मतलब फिर हो ਕੀ ਰਿਹਾ? व्हाट इज हैपनिंग? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। कांग्रेस के साथ साथ मजीठिया आम आदमी पार्टी के भी निशाने पर हैं। केजरीवाल उनके नाम पर अकालियों को लगातार घेरते आए हैं, लेकिन मजीठिया के नाम पर बैकफुट पर रहने वाला अकाली दल रणनीति बदलकर पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हो गया है। हौसला बढ़ाने के लिए 95 साल की उम्र में खुद प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी के ऑफर के बाद पहली बार जयंत चौधरी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की है। आज ही वो अखिलेश यादव के साथ मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी से खास बातचीत कर अपना एजेंडा साफ किया। Jayant Chaudhary of the RLD, I've managed to pin him down with a great amount of difficulty in his own backyard, Muzaffarnagar, on this cold winter morning. And Jayant's area of influence, if you call it, or his constituency, goes to vote in the first phase of Uttar Pradesh polling, which is on the 10th of February. So there's not much time. Jayant, welcome. Thank you for speaking to India Today. बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से भी बात की। जयंत जी, मैं पहले उसी से शुरू करूंगी। मैं जैसे आ रही थी, मैंने आपको देखा, आप इतने सारे अपने सहयोगी लोगों से मिल रहे थे। बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। बात करते हैं लेगेसी की, विरासत की। आप ग्रैंडसन हैं चौधरी चरण सिंह के, आप पोते हैं उनके, आपके फादर हैं चौधरी अजीत सिंह। बहुत हद तक वैचारिक अगर आप बोलें तो रियासत भी है आपके पास, जो आपके ग्रैंडफादर और फादर से आई है। आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए, खुद के लिए, जयंत चौधरी के लिए ऐसा चुनाव है जो आपकी खुद की चौधराहट साबित कर पाए अगर आप जीते तो? चौधराहट का के जो मायने होते हैं कि पगड़ी आप एक को बांधेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक होती है, यानी समाज के सभी लोगों का उसमें हाथ होता है और भागीदारी होती है। ये मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है चौधराहट की वो है। और इसलिए ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सोच और मंथन के बाद मैं इस बात को कह रहा हूँ, और ये बड़ी गंभीर बात है कि ये देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। और खास तौर से जो वर्ग किसान है, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है पिछले कई वर्षों में, आज उनके अंदर एक विशेष चेतना जागी है। वो चाहते हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़े। तो इसलिए ये चुनाव तय करेगा, ये फैसला करेगा कि जिस तरह का अभी आपने किसान आंदोलन देखा, अगर हम उसका कोई राजनीतिक निष्कर्ष ना निकाल पाए या उसका पॉलिटिकल हम संदेश मजबूत ना कर पाए इस चुनाव में, तो सारी चीज फीकी पड़ जाएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि ये चुनाव आपके लिए वैसा चुनाव नहीं है कि आपकी चौधराहट तय करेगा, पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी जयंत जी, देखिए आप 20 साल हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं आपको पॉलिटिक्स में। हाँ, चलिए ज्यादा मान लेते हैं, आपको 20 साल हो गए हैं, पर इस बार हमने पहली बार आपको लटकाते हुए देखा, आपको हमने लखीमपुर जाते हुए देखा, आपको हमने आवाज उठाते देखा जब हाथरस हुआ था। पहली बार आपको लग रहा है कि जैसे सुना जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चौधरी साहब का छोरा क्या अब इस चुनाव के बाद अगर जीता तो खुद चौधरी साहब बनेगा? ये टाइटल्स हैं, ये तो सम्मान है, ये जनता तय करेगी क्या वो देना चाहते हैं। मुझे उनके बीच ही रहना है और मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा, जो विरासत है वो अकेले मेरे लिए नहीं है संभालने की, सबको संभालना है, लेकिन मैं भी उसका एक अंग हूँ और इसलिए मैंने बड़े अपने आप को डिवोट किया है, बड़े समर्पण भाव के साथ मैं इसमें जुटा हूँ। जयंत जी, अभी
जैसे 2 दिन पहले आपने इसका उत्तर दे दिया है, पर मैं फिर पूछूंगी क्योंकि ये सवाल अभी भी है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। 2 दिन पहले अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें जाट कम्युनिटी के काफी लोग गए थे। वहां पर उन्होंने एक बात अंदर बोली जो बाहर आके वर्मा साहब, परवेश वर्मा जी ने भी बोली कि देखिए लड़का सही है, पार्टी गलत है, घर गलत चुन लिया है उन्होंने, पर आप बिल्कुल सही हैं और आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे जो भाजपा से अगर अलायंस आप करना चाहें तो। आपने उस वक्त इमीडिएटली कहते हैं ना, वो कहते हैं बहुत जाट लाइक होता है कि इमीडिएटली आपने साफ होकर बिल्कुल हीरो जैसा जवाब दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। थोड़ा जल्दी नहीं बोल दिया? चुनाव बहुत लंबा है, अभी तक तो चुनाव हुआ भी नहीं है, क्या पता क्या उसका क्या आंकड़े आए, क्या रिजल्ट आए, क्या पता जाना पड़े। देखिए, उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, उसकी बू मुझे आई है और इसलिए मैंने तुरंत उसको सफाई दी अपने तरफ से ताकि कहीं कोई नुकसान हम लोगों का ना हो पाए। वो ये चाहते हैं कि एक तो जाट आइसोलेट हो, हम लोग जाट की राजनीति नहीं करते और हमें वो टैग देना चाहते हैं कि ये देखो ये जाट लीडर हैं। सेकंड, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो दूसरा वर्ग है उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनका वोट इनके साथ नहीं है, हम तो इनके लिए बड़े नरम हैं और ये हमारे साथ आ जाएंगे, तो इसलिए अपना वोट खराब मत करो। तो आपने जो बोला मेरा वही सवाल, वो ट्रांसफरेबिलिटी को काटना चाह रहे। मेरा वही सवाल था कि जो उन्होंने बोला क्या वो मैसेज जाटों के लिए उतना ही है जितना, देखिए आप कहते हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते, पर एक बात माननी पड़ेगी, जो वेस्टर्न यूपी है, ये जो बेल्ट है, इसमें अगर आपके पास जाट और मुसलमान का साथ है तो ये इलेक्शन आपके हाथ में है, मतलब कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला ये मैसेज मुसलमानों के लिए भी था कि देखिए ये पलट जाएगा, चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप बेटर है AIMIM या बसपा के पास जाइए। ये लोगों को सोचना होगा कि हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये अविश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका मूल मुद्दा ही है कैराना पलायन और मतलब इस तरह का एक जो बंटवारा है, उस बंटवारा को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं। चैन जी, बस एक ही इस मुद्दे पे बस एक सवाल करूंगी, तो आप ये डंके की चोट पे कहते हैं कि आप चवन्नी नहीं है, पलटेंगे, कि चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूं। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और सिर्फ यूपी नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। तो यूपी के बाद और स्टेट्स में जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, राजस्थान में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है, राजस्थान में हम सरकार में भी शामिल हैं और हमारी योजना है कि राजस्थान में एक जो वैक्यूम है लीडरशिप का, उसको भी हम लोग एड्रेस करें। यूपी के चुनाव में जिन्ना का जिन तो काफी पहले बोतल से बाहर आ चुका था, आज सरदार पटेल की भी एंट्री हो गई। मेरठ के चुनावी अभियान पर रवाना होने से पहले ही योगी ने ट्वीट किया। ट्वीट में योगी ने जो कुछ कहा है उसका सीधा मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की उपासक है और इसीलिए मुस्लिम परस्त है, जबकि बीजेपी पटेल यानी राष्ट्रवाद की पुजारी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिस बाधा दौड़ में कल अमित शाह दिखे थे, आज उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बारी है। कल अमित शाह ने हुंकार भरी थी, आज जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को आप गरजते हुए सुनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में होंगे, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करेंगे, मतदाताओं के साथ संपर्क अभियान भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है, घर घर संपर्क अभियान का प्लान है, तो मतदाताओं से संवाद भी है। लेकिन मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने ट्वीट कर ये दिखा दिया कि यूपी में असली लड़ाई किस पिच पर लड़ी जा रही है। ट्वीट में योगी ने क्या कहा, ये जरा सुनिए।
वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। तो यूपी के चुनाव में सरदार पटेल को भी दाखिला मिल गया है। जिन्ना पर अब तक कहां और कितना घमासान मचता रहा, ये आप देखते रहे हैं। बीजेपी के प्रचार का तो पूरा दारोमदार ही जैसे जिन्ना के जिन पर टिका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने जिन्ना वाला पन्ना क्यों खोला। मेरठ उस भूचाल का एपिसेंटर है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। मेरठ और इसके आसपास के इलाकों में जाट और मुसलमानों की बड़ी आबादी के लिए बीजेपी का जिन्ना राग जरूरी हो जाता है। जिन्ना यानी ध्रुवीकरण की जड़, वो जड़ जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूती देगी। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से 20 पर ही जीत हासिल हुई, वहीं 2017 में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि जाटों ने 2014 में 77% वोट अपना बीजेपी को दिया। 2017 में जाटों का वोट एकमुश्त 40% बीजेपी ने हासिल किया। 2019 में फिर जाट वोट का 91% बीजेपी को ही मिला। इसी जाट वोट की 2022 में बीजेपी को बेसब्री से तलाश है। इसलिए अमित शाह जाटों का मान मनोवल कर रहे हैं। बीजेपी जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही है और योगी आदित्यनाथ जिन्ना के मुकाबले सरदार पटेल को खड़ा कर रहे हैं। देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और शायद यही वजह है कि इलाके के मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और यहां तक कि जयंत चौधरी ने डेरा डाला हुआ है। लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात भले विपक्ष कर रहा हो, लेकिन सरकार की तरफ से सीधे सीधे जिन्ना और सरदार पटेल जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सियासत यही कहती है कि फिलहाल स्थानीय नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरीके के मुद्दे शायद ज्यादा काम आएंगे। कैमरामैन मनीष झा के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक। भर्ती का इंतजार कर रहे छात्र आज सड़क पर उतर आए हैं। सवाल यही कि आखिर बिहार में एक अदद भर्ती परीक्षा को लेकर इतना बवाल क्यों मच गया। इसकी वजह है बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती की प्रक्रिया का बेवजह लंबा खिंच जाना। पुष्पा फिल्म से प्रभावित होकर वेस्टर्न रेलवे का ये पोस्टर है जिसमें मास्क पहनकर कोरोना के सामने डटकर लड़ने का संदेश दिया गया। फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर कि झुकेगा नहीं। लेकिन क्या वही रेलवे भूल गया कि 2019 का इम्तिहान 2021 में कराया जाएगा, 2022 में रिजल्ट आएगा, परिणाम भी अनियमितता के आरोप में घिर जाएगा। 2019 की भर्ती में 2022 में नोटिफिकेशन आएगा। ग्रुप डी की भर्ती में प्री और मेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फ्लावर बनकर नहीं रह सकते। 24 जनवरी को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल में पहले छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। फिर 25 जनवरी को पटना में छात्रों के ही इलाके भिकना पहाड़ी में छात्र और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ, छात्र पीटे गए। फिर पटना की पुलिस ने पकड़े गए कुछ छात्रों से पूछताछ के आधार पर केस दर्ज किया। पटना के ही मशहूर कोचिंग संचालक खान सर समेत कई शिक्षकों के खिलाफ आरोप छात्रों को उकसाने का। पटना में खान सर का कोचिंग संस्थान बंद मिला। आज तक संवाददाता प्रेरणा ने खान सर से उन पर लगे आरोपों पर बात की। अगर प्रशासन की बात में दम है तो प्रशासन हमको अरेस्ट कर ले, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन प्रशासन अरेस्ट कर लेगी आंदोलन और उग्र हो जाएगा। एक ये समस्या है। हम लोग पिछले 3 साल से चेता रहे थे कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन आरआरबी इस कदर बेवकूफी करेगी ये हिंदुस्तान के किसी को नहीं पता। पटना से ही रेलवे भर्ती में हिला हवाली पर नाराजगी का बवंडर देश में उठा, जो 25 तारीख को तेज हुआ, जब भिकना पहाड़ी इलाके में छात्रों का प्रदर्शन पुलिस से भिड़ंत में बदला। जमकर पत्थर चले, आंसू गैस के गोले छात्रों को कंट्रोल करने के लिए दागने पड़े। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्या खान सर की वजह से?
100 में 93, 90, 85 नंबर ला के विद्यार्थी मूर्ख थोड़ी है। यहाँ मूर्खों का वो नहीं ना है, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और कहीं से कोई खान सर का या किन्हीं भी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हंगामा इसलिए बरपा कि महज 500 लड़के एनटीपीसी से असंतोष में थे, वो राजेंद्र नगर स्टेशन या अलग अलग गए थे। रेलवे के 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लड़के अपने घर में रजाई में घुसे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनके सीनियर बच्चों के साथ आरआरबी कुछ अच्छा सलूक करेगी। आरआरबी ने उन सीनियरों को कुछ नहीं सुना, बल्कि जो 1.5 करोड़ रजाई में घुसे थे उनको कह दिया कि तुमसे अब मेंस एग्जाम लेंगे। बताइए 2019 में जब आप फॉर्म भराएं और कहें कि सिंगल एग्जाम होगा, और 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले जब आप कहिएगा 15-20 दिन पहले कि हम आपसे मेंस एग्जाम लेंगे, तो लड़का रजाई में से निकला, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडरशिप पे चला गया। 2019 में पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती जल्द कराने का ऐलान हुआ। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के 35,000 पद थे और ग्रुप डी के 1,03,000। इसके बाद 2021 में जाकर रेलवे ने एनटीपीसी के 35,000 पदों की परीक्षा कराई। विवाद 20 गुना कैंडिडेट न चुनने, 10+2 और ग्रेजुएट का इम्तिहान एक साथ लेने और नंबरों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ। नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है। एक लड़का 70 नंबर पाया है, उसका 92 हो जा रहा है, और कोई 70 नंबर पाया उसका 50 नंबर हो जा रहा है। वो कहना है कि ये एक दैवीय शक्ति है जो इसे कर रही है, मतलब उनका कहना साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो लड़कवा बैल नहीं है, वो भी साइंटिफिक फॉर्मूला पढ़ता है, उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है। अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है, सब जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। किस लिए? बर्बाद करने के लिए करी। फिर जब ग्रुप डी की 1 लाख पदों वाली भर्ती निकली तो विवाद जन्म लिया 1 चरण की जगह 2 चरण में एग्जाम कराने पर। दावा है कि पटना में 25 जनवरी को छात्रों के रोष की बड़ी वजह ग्रुप डी भर्ती में प्री और मेंस वाला नियम लगाना रहा, जिसके कारण स्थिति ये बनी कि पटना में छात्रों को मेहनत करते देखने वाला इलाका पुलिस और बेरोजगारों के बीच रण क्षेत्र में बदल गया। खान सर का आरोप है कि इसका कारण भी रेलवे का छात्रों को लेकर संवेदनहीन होना रहा। पिछले 3 साल से 8-8 मिलियन ट्वीट कर रहा है। अगर ये 18 जनवरी को जो ट्वीट किया गया था, उसके बाद रेलवे अगर इस चीज को ले लेता तो क्या जरूरत थी? आपको लगता है ऐसा होता? आप अचानक, जैसे मान के चलिए रेलवे को मेंस जोड़ना भी था, तो धरातल पे हम रेलवे को भी एक नसीहत देते हैं। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो लड़कों में धीरे धीरे सहनशीलता आती। पेशेंट भी मर जाता है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे अब्बा मर गए, आराम से बोलता है सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे है। धीरे धीरे ताकि सहनशीलता धीरे धीरे है। अचानक बोल दीजिए ना कि तुम्हारे पापा मर गए, हॉस्पिटल फोड़ देगा वहां पे। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशन आई। 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्जाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्जाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया गया है। जब करोड़ों वोटर से वोट लेने की बात होती है तो देश में एक सिस्टम बना, शांति से हर तरह चुनाव करवा लेता है। उसी तरह पारदर्शिता के साथ बेरोजगारों का रोजगार के लिए चुनाव कराना क्यों रॉकेट साइंस बन जाता है, जिसमें छात्रों के नाराज होने का कारण बनी रेलवे समेत दूसरे भर्ती व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह दूसरे कारण छात्रों की नाराजगी के खोजे जाने लगते हैं। प्रेरणा शर्मा के साथ राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।